हेलो एवरीवन। क्लास 7th के बच्चे जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे उसमें हम सब जानते ही हैं कि हमने थर्मोमीटर के बारे में बात करी थी कि दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल जो हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए नापने के लिए। जैसे अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर इतना ही होता है, इस वजह से इसका यूज़ एज अ क्लिनिक में किया जाता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ हम ह्यूमन बीइंग के टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में एक हाई लेवल की जो टेम्परेचर होती है उसको नोट करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, तो इसलिए हम उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ उसमें करते हैं। इसमें हम अब आज हमारा जो टॉपिक है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का ही है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं आज वन बाय वन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम कैसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करेंगे, तापमान कैसे कितना हो सकता है। क्या हाथ लगा लगा के आप चेक कर सकते हैं क्या कि जैसे पानी गर्म है, उबल रहा है, तो उंगली डाल के चेक करेंगे कि आपकी कितना है उसमें, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर। उसके लिए हमारे पास कुछ अलग टाइप के थर्मोमीटर है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नॉन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उन्हीं में से एक थर्मोमीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू। अच्छा, कमल सर तुम्हें बताएंगे कि ये किस टाइप से होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। The maximum and minimum temperature of the various previous day reported in the weather report are measured by a thermometer called the maximum and minimum thermometer. अधिकतर और कम से कम इनके दोनों के बीच में जो एवरेज आता है उसका, या फिर सबसे ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर वो था वो कितना था, सबसे लो टेम्परेचर कितना था। तो ऐसा अगर कोई थर्मोमीटर मैनेजमेंट बता रहा है, मेज़र कर रहा है, तो ऐसे टेम्परेचर नापने वाले थर्मोमीटर का नाम ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर रखा गया है। ठीक है, चलो कमल सर क्या बताएंगे। दिस थर्मोमीटर, मतलब ये जो थर्मोमीटर देखो दिख रहा है, ये कमल सर बता रहे हैं, तुम सुन लो, है ना। ये देखो थर्मोमीटर पूरा आपके पेज के ऊपर पूरा का पूरा खड़ा स्ट्रेट पोजीशन में दे रखा है। इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही कहते हैं भैया। इसमें देखो एक रीडिंग दे रखी है, ध्यान से देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 100 110 ये सब मतलब इस टाइप से रीडिंग दे रखी है। यहाँ पे मर्क्यूरी बल्ब रहता है, इसको बल्ब कहते हैं, इस वाले एरिया को बल्ब कहते हैं। मर्क्यूरी रहता है, कांच का रहता है बिल्कुल। आजकल नए नए तरह के आ गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे, और उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Look at it carefully and note the highest and lowest temperature. It can measure the range of a laboratory thermometer is generally from 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में, टू द 110 डिग्री सेल्सियस। देखो ध्यान से सुनिएगा, वो था 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास नापने वाली चीज़, क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन ये जो थर्मोमीटर है ये मतलब टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर उसको भी नापेगा 10 डिग्री सेल्सियस तक, -10 डिग्री सेल्सियस, नॉट 10 डिग्री, -10 डिग्री, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी 10 डिग्री सेल्सियस और तापमान, ठंडे तापमान को नाप सकता है। और सबसे हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस तक भी ये इसको मेज़र कर सकता है टेम्परेचर को। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division of the thermometer reads. कितना उसकी रीडिंग होती है, नॉर्मल सा देखा जाए तो कितना उसका कौन कौन से स्मॉल यूनिट्स होती है, डिविजन्स होता है। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नो लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज्ड। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ना वो पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर की जो स्केल्स होती हैं उसको कैसे बताया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास घर पे आपकी खुद की स्केल है, तो उसमें हम कहीं पे भी अगर पॉइंट करते हैं, मैथमेटिकल एक चीज़ है वो, तो उसमें 0.5 है तो 0.5 एक्चुअल में उस पर लिखा नहीं रहता है, लेकिन हमें उसमें पता करना है कि उसमें छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं उसको हमें पढ़ के बताना है, रीड करके बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो 0.5 है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्केल ले लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद एनोटेशन में जाना है, एनोटेशन के बाद पेन लेंगे, ये हमारी है स्केल। ठीक है, अब स्केल में आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवीज़न लगे रहते हैं, है ना, ऐसे डिवीज़न लगे रहते हैं। अब ये डिवीज़न को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसी से वजह से हम अच्छे से करेक्टली एक टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। चलो कैसे यूज़ करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, उसके थोड़ी एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक
बीकर लो, उसमें टेप नल का पानी ले लो, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको नॉर्मली थर्मोमीटर को उसके अंदर, जैसे थर्मोमीटर का जो बल्ब है, जो नीचे वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, ये वाला, कहाँ गया, अरे ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा थर्मोमीटर है, देखो दिख रहा है साइड में। इसके नीचे वाला हिस्सा आपको पानी के अंदर रखना है, यानी कि उस बीकर के अंदर रखना है। लेकिन बीकर का जो बल्ब है, मतलब थर्मोमीटर का जो बल्ब है, वो बीकर के नीचे तल तक जुड़ना नहीं चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए, और नहीं कहीं साइड में रखना है, बीच सेंटर में रखना है, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, स्टैंड पोजीशन में आपको खड़ा रखना है उसको। ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, मर्क्यूरी उसमें चेक करना है, मूवमेंट देखना है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, धीरे धीरे जाके वो कहीं पे मूवमेंट करते हुए कहीं पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। वो तब तक आपको वेट करना है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ देख लेते हैं। नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। आपको जो रीडिंग दी गई है उसको नोट करें और आपको पता चल जाएगा कि उस पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना आया, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, सभी से पूछे कितना क्या है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स। टेक सम हॉट वाटर, देखो 4.5 एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को पहले करने से पहले हमें ये वाले कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये हमें पढ़ लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted। देखो नॉर्मली क्या है, आपको जो बल्ब की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ रखना है और उसको अपराइट स्टैंड पोजीशन में खड़ा रखना है, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ द विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो बल्ब है थर्मोमीटर का, वो सिरा जो है वो किसी भी कंटेनर से टच ना करना है, ठीक है। और दूसरा, जिस भी लिक्विड का, जिस चीज़ का भी आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उसके अंदर बल्ब पूरा का पूरा उसके अंदर डीप हो जाना चाहिए, ठीक है, डुबो देना चाहिए उसको। चलो अब 4.5 की एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, पानी को गर्म करके बीकर में रखा है, फिर उसको चेक करेंगे आप। मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर नोट करना है। तो तब पता है आपको क्या मिलेगा। टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, ऑब्जर्व द केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, डू यू नोटिस द सून एज टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन टू फॉल, दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर। जब भी थर्मोमीटर पानी के अंदर है तो वो आपको मेज़रमेंट बताएगा कि उस पानी के अंदर जो है हॉटनेस है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसी टाइम उसको रीड करना होता है। अगर आपने उसको रीड नहीं किया, आपने उस चीज़ से बाहर निकालने के बाद उसको रीड कर रहे हैं, तो इससे आपकी रीडिंग गलत होगी, क्योंकि जैसे ही वो बल्ब जो है हॉट वाटर से बाहर सरफेस में आएगा तो आसपास के जो मीडियम का टेम्परेचर है वो उसका टेम्परेचर बताने स्टार्ट कर देगा। तो मतलब वो धीरे धीरे जो उसका मर्क्यूरी है वो नीचे गिरने लग जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही जिस टाइम पे वो आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर हॉट वाटर में है, तो उसी टाइम पानी के अंदर ही आपको उसको चेक करना है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू द नॉट द रीडिंग। कैन यू then use the laboratory thermometer to measure your temperature is होगा body temperature। obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer in for this purpose। देखो पहली बात तो ये कि हम laboratory thermometer को human being के लिए यूज़ नहीं कर सकते। why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when take out of the mind। जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम मुंह में रखते हैं, उसके बाद हमारा टेम्परेचर हमारी बॉडी का चेक करते हैं, तो हम उसको बॉडी के अंदर पहले रखने के बाद उसको उस टाइम रीड नहीं करते हैं, उसके बाद उसको आराम से निकालने के बाद उसको चेक करते हैं। तो इससे उसका मर्क्यूरी नीचे क्यों नहीं गिरता है। जैसा भी हॉट वाटर हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में उसका गिर जाता है तो मर्क्यूरी गिर जाता है, नीचे चला जाता है, तो मेजरमेंट गलत आता है। ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं होता। Why does the mercury not fall or rise in clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of the kink? It prevents the mercury level from the falling on its own। यहाँ पर एक किंक वाली एक एरिया रहता है, इसको बोलते हैं किंक। ये किंक पता है क्या करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है।
जब आप अपने मुंह में उसको थर्मोमीटर को रखते हैं जीभ के टंग के नीचे, जीभ के नीचे, तब आपका टेम्परेचर आपको दिखता है। फिर जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो मर्क्यूरी नीचे तो जाना चाहता है, लेकिन इस हल्के से किंग की वजह से वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। तो उसको झटके से जब झटका मारते हैं तो मर्क्यूरी नीचे जाता है। इसका मतलब इसकी वजह से आपका मर्क्यूरी जो है वो नीचे गिरने के बजाय वहीं रुक जाता है, तो फिर बाद में हमें सही रीडिंग मिल सकती है। समझ पाए? There is a lot of concern over the use of mercury in the thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of it. The thermometer breaks. These days digital thermometer are available which do not use mercury. अभी देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे mercury is a toxic substance, बहुत खतरनाक विषैली चीज़ें, and is a very difficult to dispose of is thermometer breaks. जब थर्मोमीटर टूटता है तो फिर इसको डिस्पोज करना दिक्कत हो जाती है, ख़त्म नहीं हो पाता है। और आजकल के दिनों में मर्क्यूरी के बिना भी हम चेक कर सकते हैं टेम्परेचर को, और उसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर, उसमें रीडिंग बताया 37 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से रहता है नॉर्मली, इसमें कोई मर्क्यूरी नहीं होता है, या डिजिटली हमें बताता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इस चैप्टर में हम गर्माहट यानी हॉट यानी कि हीट यानी कि गर्मी के बारे में बात करते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। आपने कभी ठंड में आग जलाई होगी, तो वो आग जो है वो गर्मी है, और वो गर्मी आप लेने चल जाते हैं कि चलो मैं गर्मी लेने जा रहा हूँ, तो कैसे आई वो आपके पास? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसी तरीके से अगर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें तो उसमें भी हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। You might have observed that frying pan becomes hot when kept in a flame. It is because that the heat passes from the flame to the utensils when the pan is removed from the fire. It slowly cools and down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding, so you can understand that is the both cases the heat flows from a hotter object to the colder object. देखो इस पूरी चीज़ों में हमने ये पढ़ा कि आप कभी भी फ्राइंग पैन को देखें, तवे को देखें, घर पे आप सब्ज़ी बनती होगी, तो क्या होता है नीचे की जो गर्मी होती है, यानी जैसे आग हम लगाते हैं स्टोव में, तो वो जो हीट है वो फ्राइंग पैन ले लेता है, और फ्राइंग पैन के वो किसको दे देता है? फिर जो भी इसमें अपन चीज़ फ्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब गैस बंद करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए फ्राइंग पैन में वो गर्मी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों? हीट की तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अब कहाँ गई? जब वो तवा को हमने ऐसे रखा तो गर्म था, तो धीरे धीरे ठंडा कैसे हो गया? वो ऐसा हो गया कि वो जो हीट थी बची हुई वो आसपास की सराउंडिंग में चली गई, और सराउंडिंग में जाना इसका मतलब ये समझ लो कि सराउंडिंग ठंडी है और वो चीज़ गर्म है, यानी गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जो चीज़ गर्म है और एक तरफ ठंडी चीज़ है, तो बीच वाली जो भी हीट रहेगी वो ठंडे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये ध्यान से ये रट डालना ये बात को, मैं अभी इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जितने भी सभी केस हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी हीट को कोल्डर ऑब्जेक्ट यानी ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ भेजता है। अगर एक छोटी सी एक्टिविटी 4.6 में देखें तो इसको रीड आउट आप करिएगा, मैं सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। हमने यहाँ पे 2 ईंटें ली हैं, 2 ईंटों के बीच में से हमने एक लोहे की आयरन की रोड रखी है, ठीक है। और आयरन की रोड पे जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट, ये जो बूंद बूंद जैसा दिख रहा है, ये है मोमबत्ती, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोमबत्ती हैं, मोमबत्ती के छोटे छोटे मोमबत्ती के यहाँ पे मतलब अपन ने वो लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन मोमबत्ती पे हम लगाएंगे कीले। अब मोमबत्ती पे कीले चिपक जाती है, ऐसे कीले लगा देंगे। इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा, मैं थोड़ा अलग टाइप से इसको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लगा रहे हैं यहाँ पर कीले, ये कीले यहाँ पे मोमबत्ती से कीले ऐसे अटैच कर दिए, इससे चिपका दी मतलब, ठीक है। ये देखो, अब क्या करेंगे, ये पूरी जो आयरन रोड है, लोहे की जो छड़ है, उस पर हमने मोमबत्ती का जो मोम होता है वो लगा के नीचे से जो कीले थी आयरन की नेल यानी लोहे की जो कीले थी वो लगा दी। उसके बाद इस पूरे आयरन की रोड को हम एक सिरे से एक तरफ से मतलब एक ही तरफ इधर से हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। वो मोमबत्ती से कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ से कर सकते हैं, तो मोमबत्ती से करिएगा। तो जब मोमबत्ती से आप उसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखो बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, बहुत ख़तरनाक वाली बात बताऊँगा, ठीक है। अब होगा क्या उससे,
यहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी इस तरफ, क्योंकि यहाँ ये पूरी ठंडी है और यहाँ गर्म है, तो ये गर्माहट वाली चीज़ फिर ठंडे की तरफ, फिर ये गर्म हो जाएगा तो और आगे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, तो जो हीट है वो ऐसे ट्रांसफ़र हो गया आयरन रोड के अंदर। तो जो एरिया मोमबत्ती जहाँ जल रही है उसके पास है, तो वो वाला एरिया पहले गर्म होगा बजाय वो जो उससे दूर है, ठीक है। तो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, तो उससे होगा क्या, सबसे पहले ये गर्म हुआ तो ये क्या करेगा, मोम पिघलेगा और पहली कील गिर जाएगी, फिर धीरे धीरे ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर से डायरेक्शन होगी गिरने की। सबसे पहले कील किस डायरेक्शन गिरेगी, जिस डायरेक्शन से सबसे पहले हीट पहुंची है। समझ पाए? तो ये एक्टिविटी आप रीड आउट करिएगा, इसमें भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। चलो अब यहाँ पर आपके लिए एक डेफिनेशन है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ बढ़ती है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही कंडक्शन कहा जाता है। सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड के अंदर जो होता है हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन की प्रोसेस की वजह से ही होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? देखो, आपने कभी देखा होगा फ्राइंग पैन या फिर आपके पास कोई भी ऐसी जो बाउल है या फिर आपके पास, जैसे फ्राइंग पैन की बात कर लेते हैं, उसके एक हैंडल है और हैंडल पे हम क्या लगा रहता है, या तो लकड़ी का कुछ लगा रहता है हैंडल या फिर प्लास्टिक का लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयरन की जो चीज़ें होती हैं उसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है और प्लास्टिक से ये बिल्कुल मतलब बहुत कम मतलब हीट ट्रांसफ़र का नहीं कर पाता है, बेड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हीट इसमें से ट्रांसफ़र होती नहीं है, तो हमारा हाथ जो है वो हर्ट नहीं होता है, गर्म की वजह से, गर्माहट की वजह से जलता नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर? चलो 4.7 की एक्टिविटी है, ये आप रीड आउट करिएगा। यहाँ पे देखो, स्टील स्पून मेटल और यस डज द अदर गेट हॉट। देखो ये बता रहा है कि अगर आप ले लेते हैं एक मटेरियल, स्टील का एक चम्मच लिया आपने और उसको एक तरफ से अगर गर्म करें, इस मटेरियल को, काई का मटेरियल है, मेटल का बना हुआ है, तो क्या ये हीट ट्रांसफ़र करेगा? एक तरफ से अगर गर्म हुआ तो क्या दूसरा सिरा इसका गर्म होगा धीरे धीरे? तो यस, तो आपको इस टाइप से बताना है, तो ये फिलअप करना है आपको टेबल, ठीक है। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल विच अलाउ द हीट पास थ्रू द देम इजीली, कंडक्टर कह लेते हैं उसको। यानी कि जो आयरन नेल है वो अलाउ करती है, भैया इधर आप गर्म करो, मैं अपने आप को गर्म करूँगी और उधर ट्रांसफ़र कर दूँगी हीट। तो ये क्या हुआ, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। तो हम उन चीज़ों को कंडक्टर बोल सकते हैं जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने दें, ठीक है। हम यहाँ पर उसको नहीं कह, प्लास्टिक को नहीं कह सकते, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र तो क्या, वो पूरा पिघल ही जाएगा, वो ट्रांसफ़र क्या करेगा, फिर धीरे धीरे जल ही जाएगा। लकड़ी भी जो होती है बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। देखो लकड़ी जल जाएगी, हीट आपको दे देगी, वो भी ट्रांसफ़र कर देगी। ट्रांसफ़र करना यानी वो सराउंडिंग में भी डाल सकती है, सराउंडिंग में भी हीट ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन एज अ कंडक्टर जो हीट है, वो वुड जो है, लकड़ी, वो जैसे अभी जल रही है, तो धीरे धीरे वो जो गर्मी है वो दूसरे पास वाली लकड़ी को नहीं दे सकती। बस वो जलते जलते आग जैसे अगर उसने पकड़ी तो जाके उसमें हीट आएगी, ठीक है। जैसे कि आयरन की बात करें तो आयरन जलता नहीं है, वो सिर्फ हीट को ही ट्रांसफ़र कर रहा है, वो आग को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, और हीट धीरे धीरे फिर दूसरे चीज़ को भी वो कवर कर सकती है, ठीक है। इसलिए तो हम हीट ट्रांसफ़र लकड़ी से नहीं होती, इसलिए तो हम हैंडल जो होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं किसी भी जो फ्राइंग चीज़ों में हमको यूज़ करते हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जैसे कि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू द देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। ऐसे चीज़ें जो आप अपने बॉडी में से, उनके खुद के ऑब्जेक्ट में से, उनके खुद के मटेरियल में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं या बहुत कम होने देते हैं, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं, जिनको हम इंसुलेटर के नाम जानते हैं। यानी कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर और इंसुलेटर का उल्टा कंडक्टर होता है। एक्टिविटी 4.8 में आप कर लीजिएगा इसको कंप्लीट, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है, पढ़ लेते हैं, ऊपर से पढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ी पता चलेगा।
व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, पानी के पास जो फ्लेम है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। देखो व्हेन वाटर इज हीटेड, पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो पानी के पास जो फ्लेम है वो भी गर्म है। हॉट वाटर राइजेज अप, तो जितना ज़्यादा हम उस फ्लेम को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पानी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म होता जाएगा, ऊपर पानी की तरफ बुलबुले निकलेंगे। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ इट, अगर हम बात करें तो कोल्डनेस उल्टा काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोल्ड पानी जो होता है वो बिल्कुल नीचे ठहरा हुआ रहता है, कहीं पे हिलना डुलना कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिस वाटर अल्सो गेट हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, ये जो पानी है देखो ध्यान से सुनेगा, दिस वाटर अल्सो गेट्स हॉट, वही पानी गर्म भी हो सकता है, और राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, यहाँ तक कि गर्म होते होते वो मूवमेंट भी करेगा। आप कभी पानी उबलते हुए देखा होगा आपने, देखो यहाँ लिखा हुआ कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, पानी को उबलते हुए देखा होगा तो उसमें से बहुत सारे मतलब बुलबुले निकलने लग जाते हैं। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड, तो जितना आप हीट करते जा रहे हो पानी गर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर एक लंबे टाइम के बाद एक ऐसा हिस्सा आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ने लग जाएगा। तो यही जो मतलब वो हीट लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, इसी जो ट्रांसफॉर्मिंग है ये वाली पानी के साथ, इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप और एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, इसमें एक्टिविटी आपको रीड आउट करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, एयर में भी मतलब कन्वेक्शन के थ्रू क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस एक्टिविटी 4.9 से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये जो भी जितना मैं समझा है इसको एक बार रीड आउट करके अच्छे से समझिएगा। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड आउट करिएगा, इसके क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस राइट आउट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।